चलो अभी अपन पढ़ रहे थे बैलेंस शीट के एलिमेंट्स अभी अपन ने देखे। फॉर्मेट लिख लेते हैं कि एक्चुअली सोल ट्रेडिंग कंसर्न की या सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट कैसी बनाई जाती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखेंगे। दो साइड होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है। सबसे पहले अपन लिखेंगे द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन जिस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होगा या जिस साल की ये बैलेंस शीट होगी वो आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट को लिखते वक्त एज ऑन लिखा जाता है। एज ऑन मतलब एज ऑन और एज एट ऐसा कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ तुम लोगों को दिखने मिलेगा। एज ऑन और एज एट मतलब क्या कि इस दिन इस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स और लायबिलिटीज ये होगी। ठीक है, इस दिन, ठीक है, इसके बाद नहीं और इसके पहले नहीं। ठीक है, इसलिए इसको एज ऑन या एज एट ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें दो साइड्स की, तो यहाँ पे होती है लायबिलिटी साइड। इस वाली साइड को बोला जाता है लायबिलिटी साइड या लायबिलिटीज। इधर बोला जाता है एसेट्स। क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, उसके बाद अमाउंट इनर आउटर कॉलम अमाउंट। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में कौन से एलिमेंट आते हैं वो अपन ने देखा। कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में, फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रन, करंट लायबिलिटीज ये सब आता है। फिर एसेट साइड में अपन ने देखा फिक्स एसेट्स और करंट एसेट आती है। फिक्स एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल आती है। उसके बाद करंट एसेट में सारी करंट एसेट्स आएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। देखो अपन ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के बाद अपन ने वहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस भी निकाला। तो जब अपन सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये होता है ईयर के स्टार्ट का, मतलब जिस दिन ये बैलेंस शीट बन रही है, सपोज ये बन रही है 31/3/2020 को, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल होगा इसको बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल रहेगा 1/4/2019 को। जब से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो वाला बैलेंस यहाँ पे लिया जाता है। ये कहाँ से पता चलता है? तो 31/3/2019 की जो बैलेंस शीट होगी वहां से ये 1/4/2019 को कैरी फॉरवर्ड किया होगा। ठीक है, फिर अपन ने जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उससे अपन ने नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31/3/2020, 31/3/2020 का जो नेट प्रॉफिट था उसको अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 31/3/2020 का जो नेट प्रॉफिट है वो अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, साल भर में प्रोप्राइटर ने अगर कोई गुड्स कोई अमाउंट विड्रॉ की होगी, ड्रॉइंग्स की होगी, तो उसको अपन कैपिटल में से लेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैपिटल में से
लेस कर देंगे। इतना कैपिटल था, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना ड्राइंग्स हुआ। अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगा, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाया होगा विद इन अ ईयर, तो फिर वो भी क्या होगा, एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर एडिशनल कैपिटल विद इन अ ईयर, ड्राइंग्स विद इन अ ईयर, लेस कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की है तो उस पर कभी कभी इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो वो इंटरेस्ट भी कैपिटल में से एडजस्ट कर लिया जाता है। प्रोप्राइटर को घर से ड्राइंग्स के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पैसे लाने की जरूरत नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट से ही ये दोनों फिगर्स को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर प्रोप्राइटर को ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो वो उसको कैश में नहीं पेड होती, तो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है। इसलिए कैपिटल को क्या कर दो, ऐड कर दो। कैपिटल में क्या कर दो, उस अमाउंट को ऐड कर दो। तो देखो क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल लेना है, उसमें साल भर का नेट प्रॉफिट ऐड करना है, साल भर में की गई हुई ड्राइंग्स और उसका इंटरेस्ट लेस कर देना है। साल भर में प्रोप्राइटर ने कोई एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो उस अमाउंट को अपने को ऐड करना है। ये सब कुछ तुम लोगों को एग्जाम्पल में बताया होगा और उस हिसाब से तुमको ये एडजस्टमेंट्स करनी होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। अगर प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उसको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस कैपिटल को कम करता है, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट अगर पार्टनर प्रोप्राइटर बियर करेगा तो लॉस भी प्रोप्राइटर बियर करेगा। लॉस की वजह से उसकी ऑलरेडी की गई हुई इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जिस जिस चीज़ों की वजह से कैपिटल बढ़ता है उसको कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दो। जिस जिस की वजह से पूरे साल भर में कैपिटल कम हुआ है उस चीज को लेस कर दो। बाहर तुम्हारा आ जाएगा कैरिड डाउन या फिर कैपिटल एज ऑन 31/3/2020। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल। तो उसके बाद कभी कभी पार्टनर्स रिजर्व्स भी निकाल के रखते हैं, रिजर्व फंड या फ्री रिजर्व इनको बोला जाता है। ये प्रॉफिट का कुछ ऐसा पार्ट होता है, प्रॉफिट का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि कैपिटलाइज किया जाता है, या सॉरी, ये प्रॉफिट का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर कंटिजेंसीज को बियर करने के लिए प्रोप्राइटर रखता है, घर पे नहीं लेके जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसको रख लेता है, कैपिटल में उसको ऐड नहीं करता है। तो ऐसे अलग अलग रिजर्व होते हैं, रिजर्व फंड, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड पार्टी लायबिलिटी। फिर उसमें आएगा, यहाँ पे बाइफर्केशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद क्रेडिटर्स, इसको ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारा क्या मानी जाती है, अपनी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, और ये सारी चीजें लायबिलिटीज साइड में ली जाती है। ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्ट की जाती है, वो
वो भी अपन देखेंगे। बट तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस में ये सब कुछ चीज़ें दी होंगी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, लायबिलिटी में डायरेक्टली आएंगी। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन एसेट्स की बात करें तो है फिक्स्ड एसेट। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्स्ड एसेट या फिर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट वगैरह। अगर तुमको सुटेबल लगता है, याद है, तो तुम लोग इसको लिख सकते हो। अदरवाइज तुम लोग डायरेक्टली भी पुटअप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो एक बार खरीद ली, जिसको साल 2 साल से ज़्यादा अपन यूज़ कर पाएंगे, ऐसे एसेट को अपन फिक्स एसेट ऐसा बोलेंगे, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूज़ होगी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्लिप लैंड, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, फिक्सचर। फिक्सचर मतलब क्या, फिक्सचर मतलब ये जो फिटिंग वगैरह अपन करते हैं उसके लिए लगने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फिक्सचर। इक्विपमेंट्स, वेटिंग मशीन वगैरह सारे इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें इंटेंजिबल एसेट की तो गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स, गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद ट्रेडमार्क, पैटेंट्स, ठीक है। ये सारी फिक्स्ड एसेट अपने को देखने मिलेगी। उसके बाद अगर अपन बात करें करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स की अगर अपन बात करें तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक जिसको अपन क्लोजिंग स्टॉक ऐसा भी बोलेंगे। पूरे साल भर में अपन ने जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे उसके बाद जो स्टॉक अपना बच गया होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सारा टाइप का स्टॉक यहाँ पे आएगा। उसके बाद आएगा कैश, बैंक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना चाहिए, एक्चुअली करंट एसेट के ऊपर आएगा इन्वेस्टमेंट। अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, डबल डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में, ठीक है। डेब्ट इन्वेस्टमेंट जो भी होगी अपन ने की हुई, अपन ने जब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, शेयर्स खरीदे होंगे, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या बैंक में एफडी रखी होगी, तो अपने को वो गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, तो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फिक्स एसेट्स के बाद लिखा जाता है। फिर डेटर्स, बिल्स पेबल, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। ये सारे करंट एसेट्स के आइटम हैं। तो ये सारी एसेट्स और लायबिलिटीज इस तरीके से लिखी जाती है। इसमें क्या प्रीपेड, एक्सपेंसेस, कोई खर्चा अगर अपन ने एडवांस में पे किया है तो वो खर्चा भी अपने करंट एसेट का पार्ट है। अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है, आना बाकी है, तो उसको भी अपन करंट एसेट का पार्ट मान लेंगे, जो कि अपने को जल्दी ही रिकवर हो सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा छोटा सा अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें और सारी चीज़ें आ सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी इतनी ही एसेट और इतनी ही लायबिलिटीज़ है। बहुत सारी एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज़ है।
तो मोटा मोटी इतने एसेट्स और लायबिलिटीज अपने को यहाँ पे देखने मिलेगी। नॉर्मली एग्जाम्पल में इतने टाइप के एसेट लायबिलिटीज होती है, पर कभी कोई एक्स्ट्रा एसेट आ जाए तो फिर वो लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो इस तरीके से ये तुम्हारा हुआ बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन ट्रायल बैलेंस अपने को एग्जाम्पल में गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस से अपन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स को बनाएंगे। इसके साथ तुम लोगों को कुछ और भी दिया होता है जिसको बोला जाता है एडजस्टमेंट्स। क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट्स। कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो रेगुलरली रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनकी बैलेंसिंग हो जाती है, वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होके ट्रायल बैलेंस में कैरी डाउन के फॉर्मेट में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। उसके बाद अपन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में उनके इफेक्ट्स भी कर देते हैं जो बैलेंसिंग है उसका। बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विद इन अ ईयर होना पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगा तो स्टॉक का डेली कैलकुलेशन या 31 मार्च को श्योर शॉर्ट स्टॉक का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक का कैलकुलेशन 31 मार्च जाने के बाद किया जाता है, ठीक है। इसलिए ट्रायल बैलेंस में मोस्टली तुम लोगों को स्टॉक का बैलेंसिंग देखने नहीं मिलेगा, स्टॉक अकाउंट देखने नहीं मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक तुमको देखने मिल सकता है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तुमको देखने नहीं मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ये 99.99% तुम लोगों के एडजस्टमेंट में गिवन होता है। कहाँ पे गिवन होता है? एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है। और फिर अपने को जो ऐसी एंट्रीज है जिनकी रिकॉर्डिंग पीछे नहीं हो पाई है, या कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो छूट गए हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो गलत रिकॉर्ड हुए हैं, उनकी यहाँ पे एंट्रीज की जाती है, जिसको यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से पहचाना जाता है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, अपन ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपन ने पढ़ा बैलेंस शीट, अपन ने इनके सारे आइटम्स का एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेट लिखा के लिया। अब अपने को इतना समझ में आया कि अपने को एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस दिए होंगे, उसमें रहने वाले जो एक्सपेंसेस है रेवेन्यू नेचर के, वो अपने को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देना है। जो इनकम है रेवेन्यू नेचर की, वो अपने को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है। और जो बैलेंस शीट है वो अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम से बनानी है, और फिर अपने को अकाउंट्स फाइनल होते हुए दिखेंगे। और जो एंट्रीज छूट चुकी है या रिकॉर्ड नहीं हुई है, या फिर जिनका वैल्यूएशन नहीं हो पाया 31 मार्च को, बैलेंसिंग नहीं हो पाया है, उनकी जो कुछ भी एडजस्टमेंट्स है वो करने के बाद अपना फाइनल अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इन चीज़ों में अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर में पूरी तरीके से जो जो ये आइटम्स होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ देख लिया था, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फॉर्मेट है, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये करो, कल अपन एडजस्टमेंट्स स्टार्ट करेंगे। कितनी एडजस्टमेंट्स सोल्ड प्रोप्राइटरी कंसर्न के फाइनल अकाउंट में आती है वो अपन कल पढ़ेंगे। उसके बाद इसको 2-3 लेक्चर अपने को लगेंगे, उसके बाद फिर अपन एक्चुअली एग्जाम्पल्स पे आएंगे। तो आज तुम लोगों ने इसको पढ़ के रखना है, इसको समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना है, या फिर
अगर पॉसिबल है तो फिर पर्सनली कॉल करके पूछ लेना है, ठीक है। चलो मिलते, बाय बाय।